group of institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MP. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा विषय मंथन, हम हर बार एक किसी ऐसे विषय को लेकर आते हैं जिस पर हम और हमारे अतिथि और आप लोग अपने सुझावों के माध्यम से विचार विमर्श करते हैं, जिसको अपनी भाषा में हम मंथन कहते हैं। मंथन एक बहुत पुरानी एक घटना है। एक मंथन हुआ था, उसमें विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। आज विष और अमृत तो नहीं मालूम, लेकिन जो व्यक्ति जो भी कुछ बोल रहा होता है उसको वो सच मानता है और दूसरे को वो झूठ मानता है। इस मंथन में झूठ और सच और अपने को सही और दूसरे को गलत साबित करने की कहीं ना कहीं एक बात होती है। लेकिन जज और एम्पायर की भूमिका में आप होते हैं, अपने टीवी के सामने होते हैं। आप ये तय कर रहे होते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या मानते हैं, इस बात का महत्व है। और हम सबकी कोशिश यही रहती है कि लोकतंत्र जिंदा रहे, कानून चले, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा, तभी जो लोकतंत्र में हमारा और आप सभी का विश्वास है वो आगे चलेगा। इस बात पर चर्चा चल रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे हम आए तो इस खबर की चकाचौंध में बहुत सारी चीजें कहीं खो सी गई थी। क्योंकि इस देश में कंगना रनौत, जो अपने आप को फिल्मी रानी, झांसी रानी बताती है, वो अपने को झांसी रानी कहते हुए बात कर रही थी। जो अपने को फिल्मों में विक्टिम और दूसरे लोगों को नसीड़ी खजेड़ी बातों से कर रहे थे। लेकिन उसी दरमियान एक ऐसे परिवार की छोटी बच्ची जो हाथरस की जैसे पिछड़े जिले के गांव में, एक छोटे से गांव में कहीं घास काटने अपनी मां के साथ गई थी, उसके साथ एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। टीवी पर उसके लिए बात करते हुए भी दिल झकझोर जाती है वो घटना, और उसकी मौत कुछ समय बाद इलाज के दौरान हो जाती है। घटना पूरी विवादों में है। सत्ता के पक्ष के लोग कुछ और कहते हैं, विपक्ष के लोग कुछ और कहते हैं। लेकिन इसी दौरान एक घटना और हुई। अचानक हम रात को देखते हैं, हम एक चिता जलती हुई देखते हैं, जैसे गांव के बाहर अचानक उस चिता की मिट्टी का तेल छिड़क कर पुलिस वालों ने जला दिया। उस समय वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। एक पत्रकार लोग जो होते हैं, उन्होंने जरूर एक वीडियो बना ली थी, उस पर चर्चा होती है आखिरकार क्यों उसको उन कंडों में, मिट्टी के तेल में, क्यों उस परिवार की गैर मौजूदगी में क्यों जला दिया गया। क्या उस समय वहां पर ऐसी घटना हो रही थी, या क्या वो तथ्य थे, क्या ऐसी जल्दबाजी थी, क्या छुपाने की कोशिश थी कि उस परिवार को जिस बेटी के साथ दुराचार होने की शिकायत वो लोग कर रहे थे, या ये कह रहे थे कि इसकी जबान तक काट ली गई, इसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, उसके साथ बहुत गलत कार्य हुआ, उनको इतना भी हक नहीं दिया गया कि वो कहते रहे कि हम अपनी बच्ची को अपने घर में लाके हल्दी लगाना चाहते हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। अंतिम संस्कार छोड़िए, उनको वहां पर सम्मिलित नहीं होने दिया गया। मानो वो उस बच्ची की अंतिम संस्कार की चिता की अग्नि उठ रही थी, या वो कानून को जल रहा था वहां पर, जिसे हम कह सकते हैं कि जली चिता कानून की। यही हमारा विषय है। उस दिन हाथरस में क्या हुआ, आज हाथरस में क्या हुआ, इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इस पर मंथन करने के लिए हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं। मैं आपसे उनका परिचय कराता हूं। हमारे बीच में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी बैठे हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे बीच में कपिल वाजपेयी बैठे हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं आप पार्टी के, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता, जिनके केवल कार्यकर्ता और नेता कह देने से उनकी भूमिका समझ में नहीं आती, लेकिन आज वो आगरा के सांसद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में एक ऐसा नौजवान
जवान भी मौजूद है जो अभी तक किंग मेकर की भूमिका में रहता था। दूसरे लोग आगे रहते थे, उनको राजा बनाने का काम करता था। लेकिन इस चुनावों को देखते हुए जिसके कंधे पे भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस व्यक्ति को जिला महासचिव बनाया गया है। शिवराम का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। उपेंद्र भाई, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आखिरकार हाथरस में हो क्या रहा है? आप भी पहुंचे हैं, राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, प्रियंका भी पहुंचे हैं, क्यों इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये हल्ला गुल्ला मचाना नहीं है। जिस प्रकार से 14 तारीख को इस बेटी मनीषा के साथ में एक 18-19 साल की जो बच्ची है, उसके साथ में जघन्य तरीके से जो कांड होता है, और उसके बाद में वहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से असंवेदनशील रहते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। 7-8 दिनों तक बच्ची का उपचार भी ढंग से नहीं हो पाता है। और हमारी जो कांग्रेस की अनुसूचित विभाग की टीम जो सर्वप्रथम वहाँ पहुँचती है, जिसमें हमारे वहाँ के चेयरमैन से लेकर के और अन्य मुख्य लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर और अजय लल्लू जी के निर्देश पर पहुँचते हैं। जब उसकी हालत देखते हैं उस बच्ची की, तब अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसका कुछ उपचार शुरू होता है। तो वहीं से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जो दूरदर्शिता दिखाना शुरू कर दिया कि जिस बच्ची के साथ में इतना जघन्य कांड हो जाए, जहाँ पे खुलेआम इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही हो रही हैं, और उसको एक अच्छा उपचार नहीं दिया गया। और 8-9 दिनों तक पीड़ित परिवार के कहने के बावजूद वहां के पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा मुकदमा तक नहीं दर्ज किया गया। तो ऐसी क्या चीज छिपाने का प्रयास हो रहा था? और आप अब देख ही रहेंगे, उसके बाद का आप देख रहेंगे अराजकता। हम लोगों ने हल्ला नहीं बोला है। अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, योगी की सरकार यहाँ पे मचाए हुए। हमारे नेता राहुल गांधी जी एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो उनको बताइए, एक अदिनासा अधिकारी जो एक हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और पूरी पार्टी को हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनको एक अदिनासा अधिकारी धक्के मार करके गिराता है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब जा रही हैं, तो उनको एक पुरुष सिपाही उनका गलेवान पकड़ता है। आप देख लीजिए, एक हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दिल्ली की, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। तो आज ये हो क्या रहा है? आज उपेंद्र जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ये वाकई में जो बातें आप बता रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत। इसके बारे में कोई सफाई नहीं दी जाती। अभी हम दिगंबर जी से पूछेंगे इस बारे में, लेकिन एक सवाल मन में उठता है, क्या आपकी पार्टी चूजी है, पसंद करके चलती है? अगर महिला की बात करें तो कंगना रनौत का पूरा बंगला गिरा दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत वहां पर जहर खा के या किसी भी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी मौत हो जाती है। और जो आदमी जो वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने बिहार की जाती है, वहां आपके समर्थित जो आपकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वो लोग उसे कर देते हैं। तब ना तो राहुल गांधी निकलते हैं, ना प्रियंका गांधी निकलती हैं, ना कोई कानून का कुछ होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माफ कीजिएगा, इस विषय को उससे जोड़ना मैं अभी समझता हूं कि इस विषय को उससे ना जोड़ा जाए, क्योंकि चूंकि बात उत्तर प्रदेश की और यहाँ एक बच्ची की साथ में हुए बलात्कार, उसकी हत्या की है, और एक वो भी दलित बच्ची की है। सुशांत सिंह राजपूत के नहीं, यहाँ मैं एक आपत्ति करूंगा आपसे। आपत्ति है मेरी, बच्ची को दलित बता के कोई बड़ी बात नहीं होती। बच्ची चाहे किसी भी जाति विशेष की हो, जिसके साथ ये कार्य हुआ वो बहुत ही घृणित कार्य, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं आपके पास आऊंगा उपेंद्र जी, मैं अभी आपके पास आऊंगा। आपका नहीं, मैं क्योंकि विषय कहीं बदल जाएगा। दिगंबर भाई हमारे साथ हैं। दिगंबर भाई, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन सी जल्दबाजी थी, ऐसा कौन सा सच था जो रातों रात उस बच्ची को, उसके साथ जिसकी जवान काट दी गई, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और उसको आप कंडों पे और लकड़ी पे लगा के मिट्टी का तेल डाल के पुलिस कर दे, और वहां मीडिया तो छोड़िए, किसी को भी अंदर जाने की जरूरत ना हो। आखिरकार आप साबित क्या करना चाहती है आपकी सरकार? क्योंकि आप वहां पर सीना कपड़े फाड़ फाड़ के उस समय चिल्लाता है दल की साहब कंगना रनौत का घर ढहा दिया, आज रानी झांसी के साथ कर दिया, बिहार पुलिस को नहीं घुसने दे रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? अगर आपके क्षेत्र में हो रही है तो वो गलत है, दूसरे के क्षेत्र में हो रही है तो सही है। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस बच्ची मनीषा की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो उसको अपने चरणों में स्थान दें। दूसरा, जैसा भी उपेंद्र भाई ने कहा, तो ये पहली बात तो मैं इसे बिल्कुल एंडोर्स कर रहा हूं कि घटना जो भी घटी
परिस्थितियां कुछ भी रहीं, उस बच्ची के साथ जो हुआ दरिंदगीपूर्ण व्यवहार हुआ, क्रूरतम जो हो सकता है वो हुआ। लेकिन जैसा उपेंद्र भाई ने कहा कि राहुल जी गए, प्रियंका जी गई, दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष गई, आपने भी बीच में इंटरव्यू किया और कहा आपने कि भाई महाराष्ट्र में क्यों कंगना रणावत के खिलाफ ये सब क्यों नहीं हुआ। उसी कड़ी में एक चीज और हुई थी महाराष्ट्र में, कंगना इसकी सुशांत सिंह की स्टाफ, एक लड़की एक रेस्टोरेंट में पार्टी में जाती है, वहां बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज के, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के घरानों के लोग होते हैं, उसके साथ रेप होता है और उसको 7वीं मंजिल की बालकनी से नीचे फेंक दिया जाता है, वो लड़की मर जाती है। उसके बाद की घटनाएं सब में आ चुकी हैं, एक जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है उस सरकार में, उस सरकार के मुखिया के परिवार का बेटा या उनका स्वयं का बेटा कहिए, उस पे आरोप होता है और उस सब पे न प्रियंका जी कुछ बोलती हैं, न राहुल जी कुछ बोलते हैं, न उनका कोई ट्वीट आता है, न उनका कोई महिला मोर्चा बोलता है। और यहां दिगंबर जी, मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि अगर महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ या कोई नहीं बोला, तो क्या आप किसी एक बेटी का, जो छोटी बच्ची का जहां पर बलात्कार होता है, उसकी मृत्यु होती है, उसको रात के अंधेरे में पुलिस मिट्टी का तेल डालकर जला देगी, उसको आप उसकी आड़ में सच मानते हैं? मैं थोड़ा सा मैं बताऊं, ये फिर जो है मीडिया कहिए या सोशल मीडिया कहिए, उसका कमाल है। वो जो कट्टी जो आप बता रहे हैं वहां मिली है, आप उसे देख लें, वो मिट्टी के तेल की कट्टी नहीं है, वो घी की कट्टी है। और हमारे हिंदू कल्चर में चिता पर घी डाला जाता है। और दूसरी एक उपेंद्र जी ने बात कही थी, शायद आपने भी वो बात बोली कि उसके परिवार के लोग नहीं थे, उसके क्रीमेशन में, अंतिम संस्कार में उस बच्ची के उसके बाबा शामिल थे, उसके पिता शामिल थे, उसके चाचा शामिल थे, उसके कजिन मामा मौसा वो सब लोग शामिल थे। हाँ, जो रात में इस जो क्रीमेशन हुआ, मैं ये बात मानता हूं क्योंकि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खराब हो जाती, और कहीं ये ना हो, क्योंकि पुलिस की जिम्मेवारी ये भी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, तो कहीं ऐसा ना होता कि कोई बड़ा बवाल हो जाता और उसमें 2, 4, 6, 10 जाने और जाती। उससे बचने के लिए मैं इस बात को सही मानता हूं कि कम से कम दंगा और न भड़के, कुछ और परेशानी न खड़ी हो जाए, बसें न जलाई जाए, रोड जाम न कर दे, मॉब कब क्या कर बैठेगा, इससे बचने के लिए वो निर्णय लिया गया जो परिस्थितियों को देखते हुए न्याय संगत है। शिवराम जी, ऐसा क्या हुआ आज आप लोग वहां सब बहुत हजारों की संख्या में हाथरस पहुंचे? हमने देखा वहां पर हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वहां पर इस कदर लाठीचार्ज हुआ कि कई कार्यकर्ताओं के, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सिर भी फट गए और बहुत बेचैनी थी कार्यकर्ताओं में। क्या हुआ आज आपका वहां? सबसे पहले तो मीडिया के लोगों को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। जो हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी और मीडिया ने जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं मीडिया के लोगों को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। और अभी उपेंद्र जी बोल रहे थे और दिगंबर जी बोल रहे थे, मैं इन्हें बता दूं कि झूठ को आप सच में मत बदलने का काम करो। हिंदू रीति रिवाज में 12 बजे के बाद कोई भी दाह संस्कार नहीं होता है। दूसरी बात मैं बता दूं भाई साहब को, चूंकि मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, वो जो आप घी की कट्टी बता रहे हो, वो मीडिया के लोगों ने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, और लोगों ने केरोसिन डालकर उस बेटी का दाह संस्कार किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपकी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या कंडीशन आ गई थी कि आपके पास पर्याप्त फोर्स नहीं था? आप कानून व्यवस्था, अभी आप कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाती, तो डीएम, एसपी, प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने के लिए है। जब तुमसे प्रदेश और देश नहीं चल रहा तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा दो, इस्तीफा दे दो। आप बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बेटी के इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हुई, एक जिम्मेदार जिलाधिकारी बेटी के बाप को धमका रहा है और सोशल मीडिया पर चला था, एक छोटा बच्चा भाग के आया जब प्रेस और रिपोर्टरों को वहां नहीं जाने दिया, तो किन्हीं कारण, किन्हीं परिस्थितियों में आप देख रहे होंगे, पत्रकार साथी आपके चैनल पे दिखाया है, सोशल मीडिया पे, किन्हीं कारण जबरदस्ती दरोगा, सीओ, एसपी पत्रकारों को रोका जा रहा है। एक बेटा किन्हीं कारण पत्रकार पहुंच भी गए, एक छोटा बेटा 10 साल का दौड़ के भाग के आता और अपनी बात कहता है कि जिलाधिकारी ने
मेरे ताऊ के सीने पर लात मारी है और जबरदस्ती हमसे कहला रहा है कि मीडिया आज चली गई, कल मीडिया चली जाएगी, कल समाजवादी लोग चले जाएंगे और आपको काम हमसे पढ़ना है, आप पैसे ले लो। और कोरोना से बेटी की जान चली जाती तो तुम्हें क्या मिलता? ये जिम्मेदार जिलाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस को लाइन ऑर्डर देखते हुए कप्तान को उठा दिया। सही में तो हत्या का मुकदमा लिखना चाहिए और जिलाधिकारी एसपी दोनों जेल जाने चाहिए। जी कपिल भाई, आप पार्टी से हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सारे लोग, यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोग वहाँ से चल के और पैदल चल के, उन्होंने, प्रियंका ने कहा था कि मैं चाहे मुझे 100 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़े मैं चली जाऊंगी। राहुल गांधी ने कहा मुझे कितनी बार रोक लेंगे मैं जाऊंगा। लेकिन आप पार्टी क्या सोशल मीडिया पर ही हल्ला करती है? संजय सिंह कभी कभी पहुंचते हैं, अभी तक आप खामोश हैं, क्या बात, क्या वजह है? आम आदमी पार्टी कोई कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई भाजपा से आपकी? किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? कुछ भी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, हाँ, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बात बची अंडरस्टैंडिंग की, तो किस बात की अंडरस्टैंडिंग? एक बच्ची का रेप हुआ है, इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। हम लोग पहले दिन से अपना विरोध प्रॉपर वे में कर रहे हैं। दूसरा, इस पूरे विषय पर आगरा में तो मैंने खुद नेतृत्व किया था। इसके अलावा एक बहुत जिम्मेदारी पूर्ण पूरी बात कह रहा हूं, कल संजय सिंह जी वहां पर मौके पर हैं सुबह के टाइम में। अच्छा, कल आ रहे हैं? कल सुबह पहुंच रहे हैं, यही मैं जानना चाह रहा था। जी, कल सुबह संजय सिंह जी पहुंच रहे हैं। वो प्रयाग की तरफ थे, इसलिए 2 दिन जो देरी हुई है वो एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व, महिला मोर्चा और अन्य लोग वहां लगातार पहुंचते रहे। इसके अलावा ये एक जघन्य अपराध है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का आचरण अपना अपनाया और रातों रात शव को, बच्ची के शव को जलाने का अपराध किया है, ये शक पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर निश्चित रूप से जाता है कि क्या ये अपराधियों को बचाने के षड्यंत्र तो नहीं करेगा। और इसमें हम लोग अपनी पूरी आवाज लगातार पीड़ित परिवार के संग उठाते रहेंगे और निश्चित रूप मानिए जो लोग गलत कर रहे हैं, गलत करने वाले लोगों के ऊपर पूरी पुरजोर तरीके से विरोध करना लोकतंत्र में अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग करें। मैं अभी दिगंबर भाई से आऊंगा क्योंकि आप तीनों हमलावर हैं और एक दिगंबर भाई उसका जवाब दे रहे हैं। उससे पहले मैं उपेंद्र जी से पूछना चाहूंगा। उपेंद्र भाई, ये बताइए कि राहुल जी वहां पहुंच गए, मौके पे मुलाकात हुई 5 लोगों की, उसमें आपके सांसद भी थे, आप प्रदेश के नेता हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं, अब क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से राहुल जी और प्रियंका जी के साथ में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमला करवाया, चाहे अपने पुलिस के, हम तो उनको पुलिस का गुंडा ही कहेंगे कि एक सरकारी तंत्र के गुंडा उनको बना दिया गया और ऊपर से आदेश देकर के जिस प्रकार से कार्रवाई कराई, पहले तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पीड़ित परिवार की जो मांग है वो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी हमको धमका रहा है, तो जिलाधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके लिए आज जो है प्रियंका जी ने ट्वीट करके कहा भी है कि ऐसे जिलाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए कि जिसने पूरी हाथरस की आबो हवा बिगाड़ दी, पूरा सीन बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। जिस भी राजनीतिक दल के जो भी जिम्मेदार नेता जा रहे हैं उन पे वहां पे केवल जो है पुलिस बल का प्रयोग करवा रहा है। ऐसा जिलाधिकारी तुरंत हटना चाहिए। तो इस पे योगी सरकार चुप क्यों है? यहाँ मैं बीच में एक बात को ये लाना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार जो मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट, तुमने केवल कार्रवाई आप वहां पे केवल प्रकार से इन्होंने किया है। तो इन चीजों को लेकर के और पीड़ित परिवार को मुआवजा या जो भी उचित हो सकता है, बेटी तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम पीड़ित परिवार के साथ से मैं यहाँ पे बीच में आपकी फिर बात को लाना चाहूंगा। दलित बेटी है और दलित समाज में एक जो है एक भय का माहौल व्याप्त हो गया है। तो ऐसा लगने लगा है कि ये सरकार दलितों पे ही जानबूझ करके अत्याचार करवा रही है। तो यहाँ पे दलित बेटी का आशय मेरा केवल इसी चीज से है कि पूरा दलित समाज भयभीत है, डरा हुआ है
कि अगर इस प्रकार की सरकार रहेगी तो हम लोग जो कानून में हमारे प्रदत्त अधिकार हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको एक संविधान में अधिकार दिए गए हैं, जी। इन अधिकारों का हनन हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। जी उपेंद्र जी, आपकी बात अपनी जगह जायज हो सकती है, लेकिन हमारी भी कुछ बाध्यता है, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। हाथरस की बेटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जली चिता कानून की जारी रहेगी। आते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। सिकंदरा आगरा, कॉल 9359090501। MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. स्वागत है दर्शकों आपका ब्रेक के बाद। हमारी चर्चा जारी है। हम लोग बात कर रहे हैं हाथरस में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सारे राजनीतिक लोग वहां पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। पुलिस लगातार लाठी भाज रही है। जब उसे लगता है कि लोग रोके नहीं रुक रहे हैं, कोरोना का डर पता नहीं कहां चला गया है, लोग डर भी नहीं रहे, या यूं कहें कि इतनी ज्यादा विभत्स घटना है, इतने इस तरीके से कानून को हाथ में ले लिया गया है, रातों रात चिता जला दी गई है। अब वो हिंदू रीति से जलाई गई हो, किसी और रीति से जलाई गई हो, ये बात एक बहस की हो सकती है। वो कट्टी कहां से आई, कहां से नहीं आई, लेकिन इतना तो हम और आप सभी जानते हैं कि हिंदू रीति से अगर कोई बात होती है तो दाह संस्कार सूर्य डूबने के बाद बहुत ही विशेष परिस्थितियों में होते हैं। तो क्या वाकई में कोई ऐसी विशेष परिस्थिति थी? कानून का राज स्थापित करने वालों के हाथ में कुछ विशेषाधिकार होते हैं कि वो कब क्या चीज को करें, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को हाथ में रखें। लेकिन क्या इस बहाने वस्तु स्थिति से पूरे देश को, समाज को हम पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व शिवराम कर रहे हैं, हमारे बीच में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उपेंद्र जी कर रहे हैं, आप पार्टी का हमारे बीच में कपिल वाजपेयी कर रहे हैं, और दिगंबर सिंह ठाकरे साहब हमारे बीच में भाजपा की तरफ से मौजूद हैं। दिगंबर जी, आपके ऊपर सबकी तोपें आप ही की तरफ हैं, सबके आरोप आप ही के ऊपर हैं। तीनों लोग पूरी तरह से गरज रहे हैं, आक्रोश है, आप तीनों लोगों की आंखों में आक्रोश देख सकते हैं। उनकी शिकायत है जब वो वहाँ प्रदर्शन करने जाते हैं, किसी के दुख में शरीक होने जाते हैं, वहाँ उन्हें स्वागत या सुविधाएं तो छोड़िए, उनके ऊपर लाठी पड़ रही है, उनके सिरों से खून बह रहे हैं, वो लाल हो रहे हैं। हमने तो टीवी पे लाइव जयंत चौधरी, जो चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, चरण सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, यानी पौत्र हैं उनके ऊपर भी लाठी पड़ी है, पूरे देश ने देखा है। क्या इन सब चीजों को आप उचित मानते हैं?
देखिए, मैं आपकी इस बात पे भी आऊंगा, पर उससे पहले मैं शिवराम भाई और उपेंद्र भाई, इवन कपिल जी ने भी बात कही, मैं उसका जवाब दे दूं कि जिस बच्ची के साथ ही घटना घटी, मनीषा के साथ, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, सेम डे एफआईआर हुई, बोर्ड के द्वारा मेडिकल हुआ और उसकी डेथ हो गई, जो बहुत ही दुखद, बेहद दुखद है, जिसको शब्दों में बयां करना उतना आसान काम नहीं है। किसी के परिवार की बेटी चली गई, लेकिन डेथ होने के बाद आपका यह कहना कि आप कुछ छुपा रहे थे, कानून को आपने खत्म कर दिया, कानून को जला दिया, ये सब बातें मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं कि उसके बाद कानूनी प्रक्रिया ऐसी कुछ नहीं बचती जिससे कि या तो डेड बॉडी को बिल्कुल ही गायब कर दिया होता, पोस्टमार्टम नहीं होता, लास्ट होता है पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम जो उसका प्रॉपर हुआ, बोर्ड के द्वारा हुआ, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां खराब हो रही थी, और आगे और खराब होने के चांसेस थे। उसके अंतिम संस्कार में उसके पेरेंट्स की मर्जी थी, फादर ने बाकायदा परमिशन इन राइटिंग उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता दूं, देश हमारा विश्व का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है, और माननीय बाबा साहब ने जो संविधान की जिस तरह से संरचना की है, पूरा देश उस संविधान के द्वारा, उन संविधान के प्रावधानों, अनुच्छेदों के तहत बने हुए कानूनों या एडॉप्ट कर लिए गए कानूनों, संविधान से पहले के जो कानून बने थे, जैसे कि आईपीसी बना 1833-34 का है, लागू 1 जुलाई 1862 से है, लॉर्ड मैकॉले का बनाया हुआ था, लेकिन संविधान को ने उसको अंगीकृत किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा कुछ नहीं बचा था जिससे कोई कानून वहां भंग हुआ हो। अब बात आती है कि रात को ऐसा करके, मैं फिर भी इस बात को कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ और जाने जो जबरदस्ती जा सकती थी, लोगों के द्वारा दंगे कराए जा सकते थे, उसकी वो चीजें बच गई। एक और बात, आपने कहा कि लोग शोक प्रकट करने जा रहे हैं। उपेंद्र भाई, मैं खत्म कर रहा हूं। आपने कहा लोग शोक प्रकट करने जा रहे थे, वहां कोई लोग, राजनीतिक लोग विशेषकर, राजनीतिक पार्टियों के हेड स्पेशली या उनके प्रतिनिधि, वो वहां शोक व्यक्त करने नहीं जा रहे थे, वो लोग वहां माहौल को और खराब करने जा रहे थे। सब लोगों को अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और अगर कोई ये कहे कि भाजपा शासनकाल में अगर ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, शिवराम जी को हो सकता है पता हो, आप लोगों को, कपिल जी को पता होगा, 699 मर्डर हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के 45 दिन के अंदर। एक सेकंड मैं कुछ और कह रहा हूं। इसलिए किसी सरकार को बदनाम करना या किसी एक पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी एक पुलिस के कर्मचारी द्वारा किसका गिरेबान पकड़ा गया, किसको गिराया गया, किसको लाठियां, वो उस समय उसका विवेक कैसे काम किया, हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आप देख रहे डीएम चले गए, एसएसपी सस्पेंड हो गए, सीओ सस्पेंड हो गए, है ना, तो ये सब चीजें उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। मैं दिगंबर भाई, आपकी बात सही है। कानून को अगर कोई व्यक्ति जाके वहां अपने हाथ में लेगा, धारा 44 लगी हुई है, जाके वहां कोई राजनीतिक रोटियां सेकेगा, तो उससे प्रशासन निश्चित तौर पर अपने विवेक से निपटेगा। दिगंबर भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद में कपिल जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास आऊंगा। शिवराम जी, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि एक ऑडियो हमने सुना, एक वायरल हो रहा है कि कोरोना से मर जाती तो कोई मुआवजा नहीं मिलता। क्या आप इसको, सब सरकार भूल जाइए, सारी राजनीति भूल जाइए, कौन क्या हुआ, पिछली सरकारों में 699 मर्डर हुए या 1699 मर्डर हुए, इसका पीछे अलग दूसरा चोरी कर रहा है, इसलिए मैं चोर नहीं हो सकता, इन बातों को भी हम छोड़ देते हैं। एक बच्ची, जिस परिवार की बच्ची मरी है, किन परिस्थितियों में मरी हो, अगर डीएम जैसा अधिकारी, और वो जिस संप्रदाय से, वो जिस समाज के एक वर्ग से आती है, छोटे वर्ग से आती है, जो कि बहुत ही छोटा वर्ग है, जो घास काटता हुआ वर्ग है, अगर डीएम जैसा लाव लश्कर लिया हुआ आदमी वहां पर जाके उससे ये कहता है कि अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा थोड़ी मिलता, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस संक्षेप में, मैं अपने दूसरे लोगों से फिर बात पे। देखिए, पहले तो अब क्योंकि अब आप बिल्कुल मेन टॉपिक पे आ गए, जहां से थीम पूरी मतलब चल सकती थी शुरू से ही। पहली बात तो उस बच्ची के साथ क्या घटना घटी,
इसकी जांच एसआईटी कर रही है। और जैसे कि विरोधाभासी वीडियोज, विरोधाभासी न्यूज आ रहे हैं, अभी तो यह भी हो सकता है कि आप देखेंगे पूरा पासा ही पलट जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते। जैसे जीप पलटी थी? नहीं, जीप पलटी थी वैसे नहीं। अच्छा। वैसे जैसे पहले उस बच्ची ने जो अपना वीडियो में जो बयान दिया है उसमें एक बच्चे का नाम दिया है संदीप का, पहली एफआईआर में एक बच्चे का नाम है संदीप है, 2 दिन बाद एक और एफआईआर होती है, उसमें कुछ और तथ्य दिए जाते हैं, तीसरी बात कुछ और बात बताई जाती है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये घटनाक्रम भी पूरा जांच का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि मैं संबंधित अधिकारियों के, संबंधित पीड़ितों के और विक्टिम्स के परिवार वालों के भी मैं नार्को टेस्ट के आदेश करूंगा। नार्को टेस्ट उनके होंगे। नार्को टेस्ट जैसा कि आप जानते हैं उसमें काफी कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और यह कहना कि वो ऑडियो जो चल रहा है वो भी अभी जांच का विषय है कि वो एक्चुअल ऑडियो है या नहीं है, कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है। और अगर वो वास्तव में भी सही है, अगर वास्तव में भी सही है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उस अधिकारी की वो बहुत ही एक इमेच्योर हरकत है। जी, मैं वैसे तो दर्शकों में बताना चाहूंगा कि दिगंबर भाई जो स्टफ है राजनीति के, आगरा में जो लोग हैं, ये लोकसभा चुनाव के बड़े गंभीर प्रत्याशियों में इनकी गिनती होती है, पार्टी कोई भी हो। और ये विद्वान हैं, विषय के विद्वान हैं। आपने देखा कि किस भोलेपन से इन्होंने बात को दूसरी तरफ ले गए, नार्को टेस्ट, और मेरा जो मूल सवाल था उसको उन्होंने घुमा दिया। लेकिन मेरे पैनल पे विद्वान तीनों बड़े हमलावर हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो इनको चले जाएंगे। अब कपिल भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? संक्षिप्त में छोटा छोटा अगर हम बात कहेंगे तो सारे लोग बोल पाएंगे। संक्षिप्त में कैसे कहूं? पहला तो नहीं, आप जो दिगंबर भाई ने जो अपने मुझे लग रहा है कि हमें या तो इस कमरे से बाहर जाके, जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, कहीं कोई अरेस्ट ना कर ले अगर हम दिगंबर भाई की बात से अलग बोल गए तो। एक मन में प्रश्न खड़ा होता है। दूसरा, कितने सरल तरीके से कहा एफआईआर पहले दिन हो गई, उस बच्ची के संग अभी अभी बताया, मरती हुई बच्ची अपना बयान दे रही है, मरते हुए रेप पीड़िता अपना बयान दे रही है, उसको भी आप झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैंने झुटलाया नहीं, मैंने झुटलाया नहीं। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। कहने दीजिए, आपका बारी आएगी, आप बोलिएगा। आप बोलिए, आप बोलिए। यही कहा आपने अभी, यही कहा कि पासा पलट नहीं जाए। क्या पासा पलट जाएगा? वो रेप पीड़िता मरने से पहले क्या झूठ बोल रही थी? हद कर दी दिगंबर भाई। मैं तो अभी आप भैया कह रहे थे कि भोलेपन से कहा, भोलेपन से नहीं कहा, ये सरकार के षड्यंत्र के तहत कहा, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कहा गया। ये बात बहुत गंभीरता से कही गई और ये बात जिम्मेदारी के संग नहीं कही गई, ये बात एक पॉलिटिकल स्टंट के तहत कही गई। ये ऐसे ही हल्केपन में और भोलेपन में नहीं कही गई कि पासा पलट जाएगा। किस बात का पासा पलटना चाहते हैं दिगंबर भाई? इस बात का पासा पलटना चाहते हैं, खड़े होकर डीएम बोल रहे, आप कह रहे हो डीएम का बयान फैब्रिकेटेड हो सकता है। फैब्रिकेटेड होता तो अब तक सामने आ जाता। आपका बयान ये भी बहुत भयानक है। आपका ये कहना भी कि पहले दिन उसका इलाज हो गया, इलाज हो जाता तो अलीगढ़ से तुरंत एम्स में रेफर करना पड़ा और वहां पर उस बच्ची की मृत्यु हो गई। उसके बाद आप उसके घर पे धमका रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए लीडरशिप कब जाने लग गई है? और आज से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में पहले कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए जाती थी क्या? इससे पहले कहीं किसी परिवार को सांत्वना देने अगर जाती थी तो क्या उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए जाते थे? लोकतंत्र के सुंदर तरीके को, गुलदस्ते को उजाड़ना चाहते हैं क्या? ये किस प्रकार से आपने कह दिया कि हाथरस में एक सांसद, विधायक या कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल जाके इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर, अरे 2 को 4 को 5 को, चाहे वो राहुल जी हो, संजय जी हो या अखिलेश जी की टीम में से कोई हो, अगर कोई जाएगा, जाकर परिवार से मिलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अरे एक लिमिट तक, आज हद कर दी है। जयंत चौधरी साहब की पिटाई कर दी। जी जी, इससे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर कौन बिगाड़ रहा है? ये सामने दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं। आप रात में कुलुषित मानसिकता के कारण से एक बच्ची का शव जला देते हैं और उसके बाद आप ये कहते हैं कि पासा पलटने वाला है। हाँ,
ये षड्यंत्र आज आपके चैनल पर मेरी समझ में आ रहा है कि ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा जा रहा है कि क्यों ना कल सुबह तक ये सारे पासे पलट दिए जाएं। ये भोलेपन से नहीं हो सकता है, ये षड्यंत्र के तहत हो सकता है। मैं अभी आता हूँ आपके से चिल्ला रहे हैं। नहीं मैं न्यूज तो बहुत कुछ कपिल जी आप बोलिएगा। नहीं इन्होंने बंबई में मेरा कहने का अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को चॉइस करते हैं। मेरा कहने का मतलब है हमारा चैनल कोई पूछता है पागल या कोई इस तरह का नहीं है कि बाहों पे आस्तीन बनाए। हमारे चैनल में आप सारे लोग जो अलग अलग विचारधाराओं के, हमारे चैनल की कोई विचारधारा नहीं है, हम तो तथ्य लाने का बात कर रहे हैं। अगर अपने अपने नंबर पर अगर हम धीरे से बोलेंगे तो हमारे दर्शक आपकी बात को समझ पाएंगे। जो भी व्यक्ति बोल रहा है अपनी पार्टी लाइन पे बोल रहा है, समय सबको मिलेगा, पूरा मिलेगा, कहीं इसमें कोई शिकायत नहीं है। आप अपनी बात कहने को पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उपेंद्र जी अभी हम ब्रेक के बाद आए हैं तो एक पूरा एक मत उन्होंने दिगंबर जी ने अपना रखा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके हिसाब से पासा पलटने वाला है। हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, हमारे बड़े सम्मानीय हैं, और इन्होंने एक शब्द ये कहा कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही थी। मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। केवल वहीं पे नहीं बिगड़ रही थी, पूरी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। ये बात वो स्वीकार कर चुके हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे बिगड़ी हुई है? क्योंकि अराजकता का शासनकाल है, केवल जो है आदेश चल रहा है, और व्यवहारिकता नाम की चीज आज की तारीख में कहीं पे भी नहीं रह रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं और उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, चाहे वो किसानों का कानून से लेकर दलितों के उत्पीड़न पे किसी भी विषय पे अगर बात करना चाहें, अगर आप हमें समय देंगे तो हम उनकी बात का क्रमशः एक एक करके जवाब देंगे। इसके बाद में इन्होंने ये कहा कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था किसी के जाने आने से। हिंदू रीति रिवाज से हम आगरा के निवासी हैं, यहाँ पे भी 13 दिन तक फिरने का नियम होता है। हम लोग जाते हैं कहीं पे भी किसी की गमी हो जाती है, तो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मिलने वाला हो, चाहे किसी भी प्रकार से, तो इन्होंने तो उनके रिश्तेदारों तक को रोक दिया जो जहां पर जो जा भी नहीं सकता है। 5 आदमियों की परमिशन तो आज आपने कल से करना शुरू कर दिया, जब राहुल गांधी जी पे और प्रियंका गांधी जी पे हमला करवा दिया। उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन, उनको वहां पे सीओ धक्का मारता है। आप ये मुझे बता दीजिए यहाँ भाजपा के प्रवक्ता के ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि गया जिसपे आपने हमला नहीं करवाया? आज जयंत चौधरी जी गए, बताइए। अच्छा खासा मैं टीवी चैनल पर उनको देख रहा था, कायदे से बात कर रहे थे, उसके बाद में लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ये कहाँ की चीज है? क्या शासनकाल भूल गए आप? 2007 में आपके ही मुख्यमंत्री जी पार्लियामेंट में रोए थे। इस बात को ध्यान रखिए, और कि हम पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और आज कहीं मेरे साथ में हत्या ना हो जाए, इस बात को आप भूल चुके हैं पूरी तरीके से, और आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो 2007 का बदला ले रहे हैं ये? हाँ, निश्चित तौर पे आपने उस समय गलत किया था कुछ? दोनों बातें एक जैसी है ना, आपने उल्लेख किया इसलिए मैं बात ये मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि ये उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी अपनी पीड़ा किस प्रकार से उन्होंने झेली होगी, उस पीड़ा को समझें। लेकिन चूंकि पारिवारिक चीजें समझने की उनको आवश्यकता है, परिवार से वो चूंकि परिवार को जल्दी त्याग चुके थे, इसलिए उनको एक बेटी का दर्द महसूस नहीं हो पा रहा है। अगर वो परिवार के साथ में रहे होते या पारिवारिक जनों को लेके चले, या उनकी कोई टीम में ऐसे लोग हों जो उनको संवेदना, मानवीय संवेदना को बता सके, तो काफी कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इन चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इन सब चीजों को लेकर के सब चीजें बात आ जाए, तो मैं यहीं पे यही कहना चाहूंगा कि विषय को भटकाने की कोशिश ना करें। मेरे भाई कपिल जी ने अभी कहा कि ये षड्यंत्र है, निश्चित तौर पे कोई षड्यंत्र है, जिसको कि ये जो पलटने की बात कर रहे हैं। आज एयर एम्बुलेंस कहाँ चली गई आपकी? कहीं और कोई घटना होती है आपकी, तुरंत एयर एम्बुलेंस आ जाती है। आपके पार्टी के नेतागण जो चूड़ियां भेंट करती थी, आज वो कहाँ चली गई? एक भी आज आप अच्छा ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी का कौन जिम्मेदार जो आदमी वहां पे जाकर के वहां पे पीड़ित परिवार के साथ में बात कर रहा है? आपने कल वहां पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पहुंच जाते हैं, आपके डीजीपी पहुंच जाते हैं, प्रशासनिक तंत्र को ही आपने पूरी तरीके से आगे बढ़ा रखा है, और उन्हीं के दम पे लाठीचार्ज केवल आवाज को दबाने के लिए करवा रहे हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। परसों में जा रहा था, मुझको 2.5 घंटे वहां पे सीओ जो थी, उन्होंने सादाबाद बॉर्डर पे जबरदस्ती रोक करके रखा। कल भी वहां पे सीओ स्तर का अधिकारी मेरे पे लाठी उठा रहा, जबकि मैं वहां पे किनारे शांतिपूर्वक तरीके से खड़ा हुआ। मैंने कहा कि भाई, आप कानून का, आप जिस लाइन से आए हो, कम से कम सीखो, और कम से कम संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के मैं जो इंटरव्यू दिया या जिन चीजों को, नियमों को लेकर के बोल के आए हो,
वहां पे मेंबर्स के सामने उसका तो पालन कर लो। कब तक मानसिक रूप से गुलाम रहोगे? सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। मैं पुनः आगाह कर रहा हूं अधिकारियों से, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन आप जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से, उसका अपनी बौद्धिकता का पूरी तरीके से पालन करो। जी, हम अभी दिगंबर भाई आपके पास भी आएंगे और शिवराम जी के पास भी हम जाएंगे उनका पक्ष लेने के लिए कि, और जहां तक मुझे उपेंद्र जी की बात में समझ में आया कि चूड़ी भेंट करने वाले नेताओं की खामोशी और चुप्पी इन्हें विशेष रूप से परेशान कर रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे, और उसके बाद हम फिर वापस आते हैं और शिवराम जी से पूछेंगे आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं और ये चूड़ी भेंट करने वाले नेताओं के ऊपर उनका क्या कहना है। BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. दर्शकों, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद काफी गर्मा गर्म बहस हो रही है, आक्रोश भी बहुत है, वाजिब भी है, आक्रोश है। बिटिया की जान गई है, उसकी चिता रातों रात जली है, उसके ऊपर भी कुछ सवालिया निशान है, कुछ क्या काफी सवालिया निशान इस बात पर है आखिरकार ऐसा क्या था कि उस चिता की आग जो हमें टीवी पे चट चट करके आवाज सुनाई पड़ती है, वो क्या था? उसकी मिट्टी के तेल से या फिर कंडों में या फिर किसी भी तरीके से आखिर ऐसे क्या कारण थे कि सुबह 4-5 घंटे नहीं रुका जा सकता था? क्या ऐसे कारण थे कि बच्ची के माँ बाप को, उनके भाई बहन को वहाँ पर लाके उनके सामने उनकी सहमति का वो होता या मीडिया से उनको मिलने दिया जाता, सारा प्रकरण सामने होता? कहीं ना कहीं संदेह उपजता है। हम इसी बात में हम शिवराम जो आगरा जिले के महासचिव हैं और समाजवादी पार्टी में उनकी तरफ बड़ी आशा की निगाहों से देखा जाता है, मैं उनसे पूछता हूँ, शिवराम जी आखिरकार आप चाहते क्या हैं? इन्होंने कई लोग सस्पेंड भी कर दिए हैं वहां पर। समाजवादी पार्टी ने इस घटना की शुरू से निंदा की है और पुरजोर विरोध किया है। मैं दिगंबर बड़े भाई ने कहा था भी कि हम चाहते तो डेड बॉडी गायब कर देते। इनकी ये मानसिकता से पता चलता है। ये बिल्कुल अभी कहा कि हम चाहते थे, अब रिकॉर्डेड बयान होगा। मैं भाई साहब आपने कहा कि मैंने कहा हिंदू रीत रिवाज में 12 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। तो शब्द ही नया निकाल लिया। ये मैंने कहा हिंदू रीत रिवाज में 12 बजे के बाद कोई दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। आप डेड बॉडी बेटी के परिजनों को देते, वो रीत रिवाज से जो रस्में जो क्रियाकलाप होते हैं, हल्दी लगाना, बेटी कुंवारी बेटी थी चूंकि हल्दी लगाना उसके साथ, और हिंदू रीत रिवाज से उसका सुबह दाह संस्कार कराते आप
और दाह संस्कार कराने में आप सीधे एम्बुलेंस शमशान घाट ले गए और आपने परिवार के किसी लोगों को न बुलाया, आपने ऐसे क्रूरता से उसका दाह संस्कार कर दिया। वो जीता जागता प्रमाण आपकी मीडिया के माध्यम से दिखाया। और मैं आपसे कानून व्यवस्था की बात कह दूं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अपराधी मुख्यमंत्री है जिस पर दर्जनों मुकदमे हैं, जिस मुख्यमंत्री पर उसकी मानसिकता अपराधियों से मिली हुई होगी। आज आप देख लेना, किसानों के मसीहा और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्र सिंह जी के पुत्र जयंत चौधरी के साथ जो बर्बरता लाठीचार्ज की है, समाजवादी लोग, हम 4 दिन से वहां रहे थे, समाजवादी पार्टी ने आवाज बुलंद की, आवाज उठाई, तब बेटी को न्याय 50% न्याय अभी मिल पाया है और 50% न्याय नहीं मिला। बेटी के पिताजी ने कहा है जो कमेटी बनाई जाए उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी बनाई जाए, प्रशासन के कहने पर काम कर रहा है। जिलाधिकारी तो एज ए भाजपा आरएसएस संघी के रूप में काम कर रहा है, जिलाधिकारी अभी हटाया नहीं गया। मैं बता दूं दिगंबर भाई आपको, जिलाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न हटाया गया। जिलाधिकारी पर 302 का मुकदमा लिखना चाहिए। इस घटना का अपराधी जिलाधिकारी है। आप अभी जाके देख लो, अपने आप स्वयं चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी नहीं गया। वहां का लोकल जो एमपी है वो कह रहा है हमने सेटिंग कर दी है पिताजी से, हमने पैसे दे दिए। बॉम्बे से कॉल है, उस पर आइए। उन्होंने कहा आप ये दलित बेटी के साथ ये हो रहा है, आप दलित एमपी हो, आप क्या कर रहे हो? तो माननीय विधायक आपके सांसद जी कह रहे हैं कि हमने सेटिंग कर दी है डीएम के द्वारा, बेटी के पिताजी को पैसे दे दिए, अब कोई घटना नहीं है, अब केवल ऐसे ही बवाल चल रहा है, सारी सेटिंग से काम हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने एक बार और कहा था कि अभी पासा पलटने वाला है, इससे जाहिर होता है कि जैसे गाड़ी पलटी गई थी इस प्रकरण को डाइवर्स करने का काम करें। ये बीजेपी के लोगों की मानसिकता है। आज जो लाठीचार्ज हुआ है, एक तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और प्रमुख सचिव ये कहते हैं कि जाने की कोई रोक नहीं है, जो चाहे पीड़ित परिवार से मिल सकता है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया था, आगरा से शुरुआत की, खनौली पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, खनौली के बाद जो सादाबाद से पहले टोल है वहां लाठीचार्ज की, 2 घंटे तक तांडव किया। लोग केवल अपनी समाजवादी लोग अनुशासन में रहकर अपनी बात कहने जा रहे थे। 13 दिन हिंदू रीति रिवाज में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने जाते हैं। केवल उसी अनुरूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत और विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भेजा और प्रतिनिधिमंडल केवल शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा था। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ ये भरोसा दिलाना चाह रहा था हर घड़ी में समाजवादी पार्टी के आपके साथ है। जीता जागता उदाहरण है। मैं आपको बता दूं, बड़े भाई पवन सिंह जी, समाजवादी पार्टी आगरा जनपद के 9 लोग पूर्ण रूप से घायल हुए हैं। उसमें विपिन यादव है, धर्मेंद्र है, ब्लॉक प्रमुख खंदौली का, उसका सर फटा है। ऐसे आपको मैं 10 और 11 लोगों की सूची दूंगा और मीडिया पे आपको मैं फोटो दिखा दूंगा। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आपसे अपनी बात, तो मेरे पास वीडियोज हैं और आप देख रहे हो मीडिया के लोगों को लाठियों से मारा। क्या जयंत चौधरी चले गए तो बहुत बड़ा कोई उन्होंने गुनाह कर दिया? एक तरफ शासन और प्रशासन ये कह रहा है कि हाथरस जाने की कोई दिक्कत नहीं, आप हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जाओ। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा, इतनी पुलिस लगाने की क्या जरूरत है? पुलिस के रूप में गुंडे, 50 गुंडे भारतीय जनता पार्टी के वहां तैनात हैं जो पथराव करते हैं और बवाल करते हैं। एक तरफ पीड़ित का घर है, दूसरी तरफ गुंडों का जमावाड़ा है। आप मीडिया के लोगों से आप तुरंत देख लें और बात कर लें। अगर हमारी बात में झूठ हो तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा के आप जेल भेजने का काम करें झूठ का। गुंडे बवाल करते हैं, पथराव करते हैं, पुलिस उन्हें उकसाने का काम करती है कि लाल टोपी वाले आ गए, इन्हें मारो, इन पर पथराव करो। प्रशासन कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हाथरस से नहीं, बलरामपुर की घटना देख लो, आप उन्नाव की घटना देख लो, माफियाओं की शरणस्थली बन चुका है। जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश था वो आज माफियाओं का प्रदेश बन चुका है। अराजकता का माहौल है, विकास के नाम पर जीरो है, केवल पत्थर लगाने का काम कर रही है भारतीय। जो अखिलेश जी के काम थे, जो पुलिस आज पुलिस जो किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का उत्पीड़न कर रही है, पुलिस निरंकुश है। अधिकारी उत्तर प्रदेश में लूटने का काम कर रहा है, जंगल राज है, माफिया का बोलबाला है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आप एक अच्छा काम बता दो, केवल अखिलेश जी के कामों पे आप पत्थर लगाने का काम कर रहे हो। आज मैं पूछना चाहूंगा, आगरा जनपद की मैं बात कर रहा हूं, हमने परसों मौन व्रत किया था, 2 घंटे में एक नया मुकदमा लिख दिया। हमने केवल शांति अपनी बात कही थी, सदर थाने में मुकदमा लिख दिया। उससे पहले कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, एक मुकदमा कलेक्ट्रेट पर लिख दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यक्रम करते हैं, उन पर तो न कोरोना की मार है, न धारा 144 है। कोरोना के काल में योगेंद्र उपाध्याय मुख्य सचेतक बन के आए, उनके साथ 500 गाड़ी थी, कोई योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया। मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा जाता है तो मुकदमा बीजेपी लोगों के खिलाफ लिखा जाए, हमें कोई शिकायत नहीं है। जी शिवराम जी, आपने बड़े तरीके से अपनी बात को रखा है और आपकी
सारी बातें अगर जोड़ी जाएं कि कायदा कानून से, या यूं कहा जाए कि आपको जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है अगर कोई वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। दिगंबर जी, आप ये बताइए कि अभी जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, उसमें दो चीज लगी आपके ऊपर। अभी जो हमारे कपिल जी या शिवराम जी या हमारे उपेंद्र जी ने कहा कि एक तो पासा पलट जाएगा और एक लाश गायब हो जाएगी, इसको लेकर ये देखिए, किसी भी बात को ना ट्विस्ट करके जब पेश किया जाएगा तो उसका पूरा मतलब बदल जाता है। मतलब तो कौमा, हलंत, विसर्ग, पूर्ण विराम उससे भी बदल जाता है। कौमा कहाँ से चूक गया? लेकिन मैं एक बात बहुत मुझे खुशी है कि हमारे अनुज हैं शिवराम जी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी में अगर इनकी ये विचारधारा जिस पे बात कर रहे हैं अगर ये वास्तविक है तो मैं इनको बधाई देता हूं, क्योंकि इनकी पार्टी के संस्थापक महोदय का बलात्कारियों के बारे में क्या बयान था। ये बच्चा जानता है कि लड़के हैं, जवान हैं, गलती इनसे हो जाती है। उनकी पार्टी के जिला महासचिव अगर अपनी पार्टी के संस्थापक के मंशा के खिलाफ, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, अगर बोल रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि लाश गायब। मैंने भैया ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि भैया प्रॉपर अंतिम संस्कार हुआ है, देर से हुआ है, कोई ऐसा थोड़ी हुआ कि बॉडी नहीं मिली, बिल्कुल प्रॉपर हुआ। और ये कहना कि ऐसे ही चला दिया गया, बाकायदा लड़की के घर वाले सब लोग थे। मैं फिर कह रहा हूं, घटना बहुत दुखद। जितना निंदा की जाए उतनी निंदनीय, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम, क्रूर। कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं है जो उस घटना को जिसकी व्याख्या की जाए। नंबर 1। अब दूसरी बात पे आते हैं। भाई कोई घटना घट गई, उस घटना घटने के बाद सरकार क्या बेस्ट कर सकती है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया। दूसरा, जो आपने योगी जी के लिए जिन शब्दावली का, जो शब्दकोश से आपके शब्दों के रूप में जो वाण निकले, वो वाण निश्चित तौर पे बिल्कुल कारगर नहीं है। योगी जी न्यायप्रिय इंसान है। राजनीतिक लोगों के खिलाफ मुकदमे कैसे लिखे जाते हैं, किन परिस्थितियों में लिखे जाते हैं, कौन लोग किस किस तरह मुकदमे लिखा दिए जाते हैं, उनका क्या ग्राफ बन जाता है, इन सब बातों की चर्चा करने का आज का विषय नहीं है। आप भी राजनीति कर रहे हैं, मैं भी राजनीति कर रहा हूं। मैंने अनजाने में मुझसे चींटी भले मर गई हो, आज तक चींटी नहीं मारी, मुकदमे मेरे ऊपर भी है। ठीक है। दूसरी चीज, एक आप भैया आपके टाइम में बुलंदशहर में 44 साल की मां, 14 साल की बेटी का रेप हुआ। उन रेपिस्ट का क्या हुआ? सब जानते हो रेपिस्ट का क्या हुआ, किसने रेप किया ये भी सब जानते हैं। आप ये मानते हैं कि जो हाथरस में घटना हुई है जी, उसमें रेप हुआ है कि नहीं? मैं फिर सब बात की बात नो, देखिए, दिस इज नॉट माई, मतलब ये मेरा ओपिनियन से कोई मायने नहीं रखता। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वो तो रेप हुआ कि नहीं हुआ ये जांच एजेंसियों का विषय है। दिगंबर जी, मेडिकल का विषय। भाई साहब, मैं खत्म कर रहा हूं। किसने किया ये भी जांच एजेंसी करेंगी। कितने लोग इन्वॉल्व थे ये भी जांच एजेंसी देखेगी। किसने मारा या मरने तक किसने पहुंचाया, ये सब काम जांच एजेंसियों का है। इस पे कुछ भी बोलना न तो न्याय संगत है और न ही ये कोई नैतिक बात होगी कि इस विषय पे मैं या मेरा कोई भी वक्ता जो है बैठे हुए। दिगंबर जी, मैं बस एक छोटी सी बात कर रहा हूं। मैं तो आप ही की बात को उठा के बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आप ये कह रहे हैं, जो आपकी शब्दावली और आप जिस भोलेपन से सारी चीजों को बड़ी विद्वतापूर्ण रख रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि जो हाथरस में हुआ है अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये रेप है क्या है, अभी पासा पलट जाएगा कुछ और। मैं पासा पलट मैं फिर कह रहा हूं, हुजूर जांच एजेंसी जब अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगी, हुजूर मेरा प्रश्न ये तो वो जाने। मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं ठाकरे साहब, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। शायद हो सकता है मैं भी वही बात कर रहा हूं, मुझे कम ज्ञान है तो मैं नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो अभी इसमें निष्कर्ष आना है, चाहे जांच एजेंसियों का हो चाहे कुछ हो,
लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 44 साल की महिला और उसको आप बलात्कार पूरी तरह से मान के चल रहे हैं। यानी कि जो खबरें हैं, ये जो मुकदमा चल रहा है, एक को अपनी सुविधा से आप कह रहे हैं कि वो बलात्कार था। आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार थी। जो मेरी सरकार यानी आपकी जो सरकार चल रही है, उसमें जो है अभी उसका निष्कर्ष आना है। ये कैसे हो सकता है? जबकि हमारी कानून की भावना ये है कि अगर कोई महिला पीड़िता अगर ये कह देती है, जैसा कि अभी हुआ, अभी हमने देखा कि कुमार अनुराग कश्यप या क्या नाम है फिल्मकार, उसके खिलाफ केवल एक महिला जाती है थाने में, कह देती है कि 4 साल पहले 5 साल पहले इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मुकदमा लिख दिया जाता है, संसद में भी बात होने लगती है। मेरा बस इतना ही प्रश्न है और मेरा एक सुझाव है अपने पैनल को, यहाँ तीनों चारों लोग बैठे हैं, आप अपनी राजनीतिक सुविधा से कोई व्यक्ति कोई भी तर्क गढ़े, लेकिन कम से कम वो बच्ची किसी परिवार की थी, उसकी मौत हुई है, वो जल गई है, अब वो खत्म हुई है। सत्ता के नशे में, सत्ता के लिए, सत्ता के विरोध में किसी को भी ये अधिकार नहीं जाता है कि उस घटना की गरिमा को कम करने का, या उस घटना में कितनी घृणित घटना हुई है उसको हम कम करें केवल राजनीतिक फायदे के लिए, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों। क्योंकि हमारी निगाह में जो आज का हमारा विषय भी है कि हमें लगता है कि चाहे वहाँ कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो लड़की की चिता नहीं, कानून की चिता चली है। मैं आपको फिर दोबारा समय दे रहा हूं, मैंने अपना विषय बड़ा स्पष्ट किया है, क्योंकि हम केवल राजनीतिक चहल के लिए और उस तरह की अगर कोई बहस होनी है तो उसके लिए कल तक पूछता है पागल और हम सबसे आगे हम सबसे पीछे, उस पर जा सकते हैं। लेकिन हमें अपने लिए अपने आप को जवाब देना होता है। अपनी पढ़ाई समाज में अपना स्थान इसलिए होता है कि हम इस ऐसी दरिंदगी के शिकार होने वाले के लिए कम से कम अपने परिवार का नाम दिमाग में अगर सोच के हम बात करेंगे तो शायद हम विषय के पास रहेंगे। हमें वोट मिले न मिले, हम अपनी आत्मा के करीब जरूर रहेंगे। दिगंबर जी, स्वागत आपका दोबारा लौट के। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पॉलिटिकल वर्कर तो बहुत छोटा सा हूं, मैं एक्चुअली मैं सोशल वर्कर हूं। आप बहुत बड़े, मैं सोशल वर्कर हूं और मैं किसी भी चीज को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक पर्सनल फील करके जीता हूं, ये मेरे स्वभाव में भी है। बहुत अच्छा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप विश्वास माने, जब ये घटना घटी मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैं देखिए, पहली बात, मैं इस पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं मैं, और दूसरी बात यह कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि ये घटना में क्रूरता में कोई कमी रही हो। जितनी क्रूर हो सकती है उतनी है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो विषय जांच के हैं वो सब जांच आने के पूरी होने के बाद ही पता लगेंगे। इतना मैं अवश्य कहना चाह रहा हूं कि कोई भी सरकार, ये घटनाएं किसी भी सरकार के समय हो सकती हैं, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की अप्रिय, इस तरह की क्रूर घटना उनके शासनकाल में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डेंट, ये चाहे मॉरली सही, सोशली सही, पॉलिटिकली सही, कुछ भी सही, वो कहीं ना कहीं डेंट थोड़ा बहुत करती है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी पक्ष को रखा आपने। कपिल जी, उपेंद्र जी और शिवराम जी, मैं चाहूंगा, समय हमारे को बार बार अंदर से स्टूडियो से इशारा मिल रहा है कि समय की सीमा हम पार कर चुके हैं, लेकिन हम विषय इतना ज्वलंत है, इतना मार्मिक है, हम सबको, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, वो सब रेखाएं खत्म हो जाती हैं। संक्षेप में, जैसे अभी जो कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज सा बना दिया है। खास करके अगर हम उन्नाव से चलते हैं, उन्नाव के बाद भदोही, बुलंदशहर, हापुड़, उसके बाद ये एक जो हृदय विदारक घटना है ये, और इसी उसमें आगरा में भी संजली हत्याकांड, ये सब चीजें छोटी छोटी दिखने में छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बच्चियों के संग हो रहे कुचक्र को दिखाती हैं, सारी जांचों को। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के माननीय प्रवक्ता जी ने एक बात कही कि प्रवक्ता नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल प्रतिनिधि, बुलावे पे भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर एज ए सोशल वर्कर आ गया हूँ जी। जो बात कही कि पासा पलट सकता है, जांच होगी, उससे पहले निष्कर्ष कैसे, जांच होगी तो उससे पहले लोगों को, और देश के प्रमुख माननीय सांसद या माननीय विधायक यदि पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं तो आप लाठीचार्ज करेंगे। जयंत जी के ऊपर आज लाठीचार्ज करके लोकतंत्र का कौन सा उदाहरण आप पेश करना चाहते हैं, या किस प्रकार से कौन सा आप अराजकता का
पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाना चाहते हैं। आपके विधायक, आपके सांसद, आपके पूर्व मंत्री और मंत्री रेप जैसी घृणित पूरी की पूरी घटनाओं में संलिप्त होते हैं, और उसके बाद अगर आप किसी प्रकार का, इसका मतलब यह निश्चित मानिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। और जो आज का टॉपिक है, कहना भी अजीब सा लगता है कि बच्ची जल गई और आप उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि आपको केवल सरकार में अपनी सहूलियत के हिसाब से सोच विचार करना, ये सही नहीं। चलिए उपेंद्र जी, बहुत संक्षेप में आप, क्योंकि अब कार्यक्रम का समय काफी हो रहा है, जो भी कुछ कहना चाहें इस समय। देखिए, इस समय आवश्यकता है उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने की, और इस पे ध्यान देना चाहिए। हम तो यही कहते हैं सभी राजनीतिक दलों से कि किसी प्रकार से उनके माता पिता को वो कॉन्फिडेंस पैदा हो सके, उनके परिवार को वो कॉन्फिडेंस पैदा हो सके कि जिस प्रकार से पहले वो अपना जीवन जी रहे थे। और रही बात यहाँ कानून व्यवस्था की, वो तो आप सबके सामने है। इन्होंने एक पुलिस के डंडे को उठा रखा और उसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक में असंतोष देखने को मिल रहा है इनकी शैली को लेकर। और आप चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे किसान हो, चाहे अन्य कोई भी राजनीतिक दलों के लोग हों, चाहे वहां पे चाहे धरना प्रदर्शन लखनऊ में करें, उत्तर प्रदेश में करें, इनका केवल काम यही रह गया कि पुलिस के दमन चक्र से इनको दबाया जा सके। और इस प्रकार की जो दलितों के साथ में घटना हो रही है, दलितों की घटना पे मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और दलित बेटियों के साथ में या अन्य बेटियों के साथ में जो ये जिस प्रकार से उन्नाव कांड से लेकर बुलंदशहर से लेकर के सारी चीजें सामने हमारे भाई ने रखी हैं, तो ये निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जनता भी जान रही है, किसानों का संतोष आज हिंदुस्तान में पूरी तरीके से सामने आ चुका, उत्तर प्रदेश में आ गया है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा अपने भाजपा के साथियों से, इस समय बहुत बड़ा बलवान है। आने वाला समय ऐसा आएगा कि आपको भी इन चीजों से रूबरू होना पड़ेगा। तो लोकतंत्र की मर्यादा को, गरिमा को बनाए रखें, उसी में अच्छा रहता है। और कभी भी प्रशासन तंत्र को अपने ऊपर हावी ना होने दें। न ये आज आपका हुआ, न कल किसी का होगा सगा। ये जिसकी सरकार होती है उसके साथ चलती है, लेकिन आज की तारीख में प्रशासन तंत्र को हावी करके, अपने ऊपर हावी करके जो लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, ये अच्छे साइन नहीं है। जी शिवराम जी, आज के कार्यक्रम में संक्षेप में कुछ रह गया हो तो आप कह सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा था, वो नारा इनका कहाँ नारा चला गया। जो स्मृति ईरानी बेटी के सम्मान में दिखाई देती थी, आज वो स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं। मैं आगरा की एक घटना आपको दोहराना चाहूँगा। रोहता, जो देवरी रोड रोहता पे, चूंकि भाई साहब मेयर का चुनाव लड़े, ये परिचित होंगे। संजली की भूख से जान चली गई बेटी की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे, मैं स्वयं पहुंचा, आर्थिक मदद की गई उस परिवार की। आज उसके बाद बीजेपी के लोग केवल जाते हैं और उसे सिंपैथी दे आते हैं। आज तक उसका न तो मकान बना पक्का, न उसे उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, न उसका अंत्योदय का कार्ड बना, न उस बेचारी का कहीं दाखिला हुआ, न टोरेंट का उसके घर पे कनेक्शन लगा। अगर मेरी इन बातों में झूठ हो तो आप जांच करा लें। केवल झूठे वादे हैं, और पुलिस के दम पर उत्तर प्रदेश में इनने गुंडा राज फैला रखा है। जो आवाज उठाता है, आप लखनऊ में रोज समाजवादी लाल टोपी लगा के प्रदर्शन करते हैं, डेली और डेली जेल भेजने का काम करते हैं। मैं आपको आगाह कर दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, समय अंत है इनका। ये कितना ही लाठी बरसाल है। समाजवादी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। अगर समाजवादी लोगों की जान चली जाएगी, तब भी समाजवादी पीड़ित परिवार के साथ रहेगा और खड़े रहेंगे। बेटी को न्याय दिला के ही सांस लेंगे। बेटी, दलित परिवार इतना भयभीत है, एक जाति विशेष के लोग दलित परिवार पर वो अत्याचार कर रहे हैं। आप गांव में जाके देख लें। परिवार, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं उस परिवार को इतनी शक्ति दे कि परिवार कम से कम वहां सक्षम ले, इन आताताइयों की सरकारों से लड़ सके। जो दरिंदे प्रशासन के नाम पर वर्दी में बैठ के जो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने का काम करें। और निश्चित 2022 में हम आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के शानदार यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और पीड़ित परिवार को सरकार में पूर्ण तरह न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।
जी, ये हमारे आज के कार्यक्रम के हम अंत में आ गए हैं और हमारे इस कार्यक्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आई हैं और हमें ये पता चला, जो इन लोगों से बातचीत करके हमारे अतिथियों ने जो जो अपने विचार रखे हैं, कुछ मुख्य बातें आई हैं। शिवराम जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के सिर फाड़ दिए गए, उनसे खून निकला है। तो मैं शिवराम जी ये जरूर बताना चाहता हूँ कि यदि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो सड़क पे हो या सिंहासन में हो, लेकिन सड़क पे बहता हुआ खून ये तय करता है कि सत्ता किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, क्योंकि सड़क पर खून उसी का बहता है जो जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर खड़ा रहता है। लेकिन एक दृश्य अगर हम जब देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और तमाम ओहदे पर बैठे ऐसे लोग एक बच्ची का कुंभ के मेले में पैर धोते हैं, तो वाकई में विश्वास जगता है। विश्वास जगता है, इस व्यवस्था पर सलाम करने को मन करता है, उस व्यक्ति को, उस व्यवस्था को, उस विश्वास को, जहाँ पर हम एक लड़की को, बच्ची को पैर धो के उसका आशीर्वाद तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे इतना ऊंचा दर्जा देते हैं कि तुम हमारे लिए आदरणीय हो, पूजनीय हो, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा कर रहा है तो वाकई में हमारा सर आदर से झुकता है। लेकिन जब हम एक बियावान जंगल में रात के कोने में अकेले एक बच्ची की, जिसके ऊपर जिसका रेप हुआ होता है, जिसके साथ अभद्रता हुई होती है, अगर हम उसका अनजाने में अनजान जगह एक चिता जलती देखते हैं जहां उससे संबंधित लोग नहीं होते हैं, चोरी छुपे वीडियो वायरल होते हैं, चिता की अग्नि में से चट 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 की आवाज़ें आ रही होती हैं, जो उसकी हड्डी को तोड़ने की आवाज़ होती है, जलने की आवाज़ होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास उस व्यवस्था पर टूटता है। हमें लगता है कि उसको असलियत माने या इसको असलियत माने, क्योंकि जो सामने हो रहा है हम और आम आदमी तो उसी को देखता है। जहाँ तक बात इस बात की आती है कि गाड़ी पलटी, लाश गायब हुई, जांच जारी है, सब कुछ होता रहेगा, ये सब बातें कहने की हैं। कभी राजनीतिक दल में लोग लकीर के इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, लेकिन याद रखिए कि सत्ता में लोग जिस आम जनता के लिए हो रही होती है वही महत्वपूर्ण होता है। वो तय करते हैं कि सत्ता के सिंहासन में कौन जाएगा। किसी के लिए वो बच्ची जो वहाँ जली है वो सिर्फ वोट हो सकती है, चाहे वो इधर वाले हों जो इस लालसा में लपक लपक के वहाँ जाते हों कि हम अगर इसके साथ खड़े होंगे तो हमारे वोट बढ़ जाएंगे, और वो लोग जो लाइन के इधर होते हैं जो सोचते हैं कि अगर इस घटना को हमने दबा लिया तो शायद हम कुछ वोट दबा लेंगे। लेकिन इस वोट कमाने और गंवाने की कवायद के बीच में हमें ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा, क्या हमारा कानून जिंदा है, क्या हमारा कानून तो नहीं जल रहा, क्या चिता की वेदी पे जो हमारी जो बच्ची की एक लाश रखी है उसकी तरह वो जल रहा है या कानून चल रहा है। क्योंकि याद रखिए, जिस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ जितनी बुलंद होगी उस लोकतंत्र की ताकत उतनी मजबूत होगी, क्योंकि इस गद्दी पर, इस कुर्सी पर कोई भी परमानेंट नहीं है। 70-75 सालों में हमने लोगों को आते जाते देखा है, हमने उस व्यक्ति को भी गद्दी पर बैठते देखा है जो हमारी दिल्ली में एक छोटी सी सड़क पर बैठ जाते हैं धरने पर, और हम देखते हैं कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री लगातार बनता है। हमने उन व्यक्तियों को भी देखा है जो एक रथ यात्रा लेकर निकलते हैं, जिसकी पार्टी के 2 सांसद होते हैं, हम उसे इतना बहुमत हमारी जनता दे देती है कि वो लगातार प्रधानमंत्री बनता है। हमने इस देश में लगातार चलती हुई सरकार को आते देखा है। हमने यह भी देखा है कि वो मुद्दे भी पीछे छूट जाते हैं कि किसने दुनिया की सबसे अच्छी सड़क बनाई, किसने क्या किया, क्योंकि ये जनता ही डिसाइड करती है कौन उसके करीब है, कौन उसके दिल के करीब है, कौन उन मुद्दों पे बात कर रहा है। लेकिन सब कुछ वोट तो नहीं है, सब कुछ किसी भी तरह से वोट हासिल करने की कला नहीं है, क्योंकि अगर कुछ है तो एक इंसानियत है जिसकी रक्षा लोकतंत्र करता है, और लोकतंत्र की धुरी या उसकी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कड़ी है जिसके इर्द गिर्द पूरा देश घूमता है, वो कानून है जो ये बताता है और 5 साल पर आपका चुनाव होगा, आपको वोट करना है, आपको बताना है कि जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो ठीक है या गलत है। वो कोई बड़ी गाड़ी में आता हुआ व्यक्ति तय नहीं करता, कोई बहुत बड़े बैंक बैलेंस वाला तय नहीं करता, वो तय करता है तो गांव की पगडंडी पे बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा किसान, एक ऐसा मजदूर तय करता है
कि मेरा भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। हमें ध्यान रखना है, वो चिता अगर कानून की ना जली हो तो मैं, मेरा परिवार, आप, आपका परिवार, ये समाज और देश तरक्की करेगा। इन लोगों का विरोध चलता रहेगा। इधर वाले ऊपर आने की बात करेंगे, ऊपर वाले कुर्सी से न जाने की बात करेंगे, इनका द्वंद्व चलता रहेगा। लेकिन असल दाव धोबी पाठ तो आपके पास है, जिसको हम वोट कहते हैं। समझदारी जागृत रखिए, क्योंकि एक पागल पूछता रहेगा, एक रिया को ट्रक खिलाता रहेगा, आपको दूर से ले जाएगा। लेकिन याद रखिए, दूर कहीं कोने में जलती हुई देर रात में चिता आपको ये एहसास दिलाती है। आपको वोट के माध्यम से बोलना है, किसी टीवी स्टूडियो में नहीं बोलना है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, शिवराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कपिल वाजपेयी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में दिगंबर जी आए बड़ी बहादुरी से, जब बीजेपी के लोग ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको हमारी आवाज़ सोशल मीडिया का विषय अच्छी लगती है तो सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। And extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call